हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश। तो मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश किस प्रकार हुआ, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, राजस्थान में क्यों मराठा प्रवेश कर पाए, क्या उन्हें राजस्थान के राजाओं ने आंतरिक सह प्रदान की, क्या वो मराठा के पेशवाओं को रोकने में नाकामयाब रहे। तो इन सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश। देखिए, राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा कि हम बात तो राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? तो इसकी शुरुआत होती है शिवाजी के समय से। शिवाजी मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए स्वतंत्र शासक के रूप में मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, मराठा संघ की स्थापना करते हैं और उन्होंने अपने समय में औरंगजेब से चुनौती ली, औरंगजेब का सामना किया और उसके जो लोग थे, उसके द्वारा जो भेजे गए लोग थे, उनको परास्त किया और धीरे धीरे करके मराठा साम्राज्य में अपनी जो स्थिति है उसको शिवाजी ने सुदृढ़ किया। शिवाजी के द्वारा मुख्यतः एक स्वतंत्र शासक की भांति शुरू में क्या किया गया था? व्यवहार किया गया था। अब जब स्वतंत्र शासक के रूप में इनके साथ व्यवहार किया गया तो औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? शिवाजी को रोकने के लिए जिस व्यक्ति को लगाया था वो था जयसिंह। जयसिंह और जसवंत सिंह का इस्तेमाल जो है वो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किया था। शिवाजी को रोकने के लिए जयसिंह को लगाया, ठीक है। अब देखिए, जयसिंह बहुत ही चतुर, आप एक राजा मान सकते हो इसको। इसने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए क्या कर दिया था? बाध्य कर दिया था। तो 1665 जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। कब की? 1665 में। पुरंदर की संधि जो है वो कब होती है? तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में, ठीक है यहां तक। अब देखिए, जब शिवाजी को यह संधि करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है और शिवाजी के सामने यह शर्त रखी गई थी कि उसे पेश होना पड़ेगा औरंगजेब के सामने आगरा में, तो शिवाजी इस बात को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए सहमत हो जाता है। अब देखिए, औरंगजेब जो था उसने, शिवाजी जब इस शर्त के लिए स्वीकार हो गया कि वो दरबार में पेश होगा, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि शिवाजी जो था वो अपनी भड़ास उस पर निकालना चाहता था। जैसे भी करके जब शिवाजी उनके दरबार में पहुँचता है तो वो देखता है कि उनका एक तरह से अपमान हो रहा है। उनको उन लोगों के पीछे खड़ा किया गया था जिन्होंने शिवाजी ने उनको परास्त कर रखा था, ठीक है। शिवाजी ने उन लोगों को युद्ध में परास्त कर रखा था, उन लोगों की लाइन में उनको पीछे खड़ा किया गया। तो शिवाजी को ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या लगती हैं? बुरी लगती हैं और शिवाजी वो दरबार जो है वो छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन इनको क्या कर लिया जाता है? बंधक बना लिया जाता है और बंधक बनाने के बाद इनको जयपुर पैलेस आगरा में रखा जाता है। लेकिन अपनी कूटनीति से, अपनी चतुराई से ये वहाँ से निकल आते हैं और निकल आने के पश्चात
निकल आने के पश्चात ये वापस कहाँ जाते हैं, पूना आ जाते हैं। ठीक है, अब पूना आ जाने के पश्चात इन्होंने वापस से अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया। 1774 से लेके और 1780 तक, 1774 से 1780 तक एक स्वतंत्र शासक के रूप में, एक स्वतंत्र शासक के रूप में एक स्वतंत्र शासक के रूप में शिवाजी का व्यवहार रहा। शिवाजी का क्या रहा, व्यवहार रहा। उसने जो भी बंदिशें थी उनको नहीं माना और उसने लगातार औरंगजेब के द्वारा भेजे गए जो लोग थे, जिनमें शाइस्ता खां का नाम भी आता है, इन लोगों को भेजा था और इन सभी लोगों को क्या किया था, परास्त किया था। तो 1774 से लेके और 1780 का जो काल है वो इसके स्वतंत्र व्यवहार के काल के रूप में जाना जाता है। अब यहां तक ठीक है, लेकिन मराठाओं की बात हम करें, मराठाओं की बात करें तो मराठाओं जब साहू है, साहू का अधिकतर जो काल था, बचपन का जो काल था वो कहाँ गुजरा था, मुगलों की जो जेल है उनमें गुजरा था। लेकिन इनको क्या किया गया था, इनको 1707 में, यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के समय इनको जो मुगल हैं उन्होंने क्या किया था, जेल से रिहा कर दिया था। और जो साहू हैं इनकी जो शिक्षा है वो क्या कहाँ होती है, इनकी शिक्षा जेल में ही होती है। कहाँ पे होती है, इनकी शिक्षा जो है वो जेल में ही होती है। इसके अलावा इनको जो मनसब है 7,000 रुपये का इनको मनसब भी मिलता था। तो मुगलों ने क्या किया था, मराठों में आंतरिक कलह उत्पन्न कराने के उद्देश्य से साहू को क्या कर दिया, 1707 में रिहा कर दिया। वो चाहते थे कि साहू यहाँ से जाएं और जो मराठा की जो राजनीति है, आंतरिक कलह है, वो सत्ता को लेकर क्या हो जाए, शुरू हो जाए और मुगल उसका क्या उठाएं, फायदा उठाएं। लेकिन उनका ये जो उद्देश्य है वो इतना सार्थक हो नहीं पाता। साहू को 1707 में मुगल कैद से रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मुगल कैद से रिहा कर दिया जाता है। इनको मुगल कैद से रिहा कर दिया गया। तो मुगल कैद से जब इनको रिहा कर दिया गया तो उद्देश्य क्या था मुगलों का, मुगलों का उद्देश्य यह था कि जो मराठा हैं इनके बीच में क्या हो जाए, आंतरिक कलह क्या है, उत्पन्न हो जाए। लेकिन ऐसा जो है वो हुआ नहीं। ठीक है, अब इसको एक बहुत अच्छा आदमी मिलता है। कौन मिलता है, बालाजी विश्वनाथ मिलता है। बालाजी विश्वनाथ मिलता है और वो इनको छत्रपति बनाने में, उनको शासक घोषित करवाने में इसकी क्या रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ की साहू को राजा का पद दिलाने में क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है कि इनकी जो ताराबाई थी, ताराबाई इनको जो पद है, जो सत्ता है, वो सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। पद जो है शिवाजी का बेटा राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई, तो ताराबाई जो है वो इनको सत्ता सौंपने की क्या नहीं थी, पक्ष में नहीं थी। इसलिए इन्हें किसकी मदद लेनी पड़ी, बालाजी विश्वनाथ की मदद जो है वो लेनी पड़ी थी। और बालाजी विश्वनाथ के प्रभाव से ही क्या होता है, इनको सत्ता मिलती है, किसको, साहू को। अब यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब ठीक है। देखिए अब होता क्या है, बालाजी विश्वनाथ जो है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बालाजी विश्वनाथ जो है ये 1719 में दिल्ली जाता है और दिल्ली में जाके सत्ता का क्या करवाता है, परिवर्तन करवाता है। कौन, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन, किस पद के लिए, पेशवा पद के सबसे प्रमुख दावेदार थे, प्राथमिक दावेदार थे।
तो बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली जाकर कब जाकर 1719 में किसके कहने पर दिल्ली गए थे ये? तो सैयद बंधुओं के कहने पर गए थे। सैयद बंधुओं के कहने पर। तो दिल्ली जाकर 1719 में किसके कहने पर? सैयद बंधुओं के कहने पर सत्ता का परिवर्तन कराया। क्या करवाया? सत्ता का परिवर्तन कराया। क्लियर? तो यह बात आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से इनके द्वारा वहां पर जाया जाता है और सत्ता का जो परिवर्तन है वो इनके द्वारा करवा दिया गया था। चलिए, तो इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं। देखो, मैंने ये जो मराठाओं की स्थिति इसलिए समझाई क्योंकि राजस्थान के ऊपर इनके आक्रमण होने वाले हैं। अब राजस्थान के ऊपर आक्रमण होने वाले हैं तो आपको जो मराठाओं की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप इस आक्रमण के पीछे के जो उद्देश्य हैं, इस आक्रमण के पीछे जो लोग थे, उन लोगों को समझ सकें। ठीक है, इसलिए मैंने इनके प्रारंभ के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो उपलब्ध करा दी है, ताकि आप इसको अच्छे से क्या है समझ सकें, समझ पाएं। अब देखिए, हम आप कराते हैं आक्रमण किसके ऊपर? राजस्थान के ऊपर। कि आक्रमण वास्तव में हुए कैसे थे और किसके द्वारा किए गए और क्यों किए गए, राजस्थान के शासक उनको रोकने में नाकामयाब क्यों रहे। सवाई जयसिंह जो कि सूबेदार था कहाँ का? मालवा का, किस कारण से वो मराठों को नहीं रोक पाता है, इन सभी बातों को अब हम आगे लेके आएंगे। तो देखिए मालवा की जो सूबेदारी है, देखो दक्षिण के अभियानों पर भेजा गया था किसको? जयसिंह को। किसको भेजा गया था? जयसिंह को भेजा गया था। लेकिन बात यह है कि जो आमेर के शासक थे, आमेर के शासक जयसिंह या सवाई जयसिंह, इन्होंने दक्षिण में बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने दक्षिण में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। इन्होंने दक्षिण में मुगलों का प्रभाव बढ़ाया था। इससे खुश होकर औरंगजेब के द्वारा उस समय इनको कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? मालवा की सूबेदारी दी गई थी। इसलिए मालवा जो है, तो मालवा यहाँ के सूबेदार कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह, तो सवाई जयसिंह थे और ये सबसे बड़ी बाधा थे मराठाओं के राजस्थान में प्रवेश को लेकर। इन्होंने एक लंबे समय तक राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश को क्या करते रहे? ये बाधित करते रहे। लेकिन होता क्या है 1733 में मल्हार राव होलकर से क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 1733 में। 1733 में मल्हार राव होलकर, 1733 में किससे? मल्हार राव होलकर, जो कि मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे, मल्हार राव होलकर से परास्त हो जाते हैं। अब देखिए, परास्त हो जाते हैं क्योंकि मराठा जो थे वो मालवा के ऊपर ताबड़तोड़ क्या करते थे? आक्रमण करते थे। क्योंकि वो समझते थे कि जैसे ही मालवा को विजित कर लेंगे तो हमारा राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करने का मार्ग है वो क्या हो जाएगा? प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है, इनके बारे में यदुनाथ सरकार ने ये कहा है कि जैसे ही मराठे मालवा में अपना प्रभुत्व बढ़ा लेते हैं तो उनकी नजर जो है वो राजस्थान पर पड़ती है और राजस्थान का जो मार्ग है वो उनके लिए क्या हो जाता है? प्रशस्त हो जाता है। इसलिए 1733 की ये जो विजय है वो मराठाओं के लिए क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन
इन्होंने क्या किया था, इस हार के बाद भी सवाई जय सिंह ने क्या किया था, 6 लाख रुपए, कितने रुपए, 6 लाख रुपए और 24 परगने जो हैं वो किसको दिए, मराठों को दिए। किस लिए दिए कि वो मराठा जो मालवा है वो क्या कर दें, खाली कर दें और इस क्षेत्र पर क्या ना करें, आक्रमण ना करें। ठीक है, तो जय सिंह ने 6 लाख रुपए, तो जय सिंह ने 6 लाख रुपए और 24 परगने, कितने, 24 परगने मराठाओं को दिए। किसको दिए, मराठाओं को दिए। अब ये जो महत्वपूर्ण बात है, 6 लाख रुपए और 24 परगने किसको दिए, मराठाओं को दिए। तो ये बात जो है वो मराठाओं को बहुत अच्छी लगी कि पैसा मिला है हमें, वो भी जय सिंह ने दिया है, हमें आक्रमण ना करने के बदले पैसा दिया गया है, 24 परगने जो हैं वो हमें दिए गए हैं। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है और एक प्रकार से जो मराठा हैं उनका क्या बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। अब उनका जब मनोबल बढ़ जाता है तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब इनका मालवा में प्रभुत्व बढ़ जाता है तो इनकी निगाह कहाँ पड़ती है, राजस्थान पर पड़ती है। मालवा में प्रभुत्व बढ़ जाने पर इनकी निगाह राजस्थान पर पड़ती है। क्यों की पड़ती है, राजस्थान पर पड़ती है क्योंकि जो मार्ग है वो मार्ग पहले जो मालवा है, मालवा पहले इनको क्या कर रहा था, इस क्षेत्र को विजित करने के लिए रोक रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। आगे धीरे धीरे जो मराठे हैं वो मराठे क्या करते हैं, धीरे धीरे आक्रमण करते जाते हैं, राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की सीमाओं में प्रवेश करते जाते हैं। और इसमें जो स्थिति होती है, जो अजीत सिंह था, कौन था, अजीत सिंह। अजीत सिंह का नाम आपने सुन रखा होगा, अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन था, अजीत सिंह मारवाड़ का सूबेदार था, मारवाड़ का सूबेदार था। ठीक है, ये जो अजीत सिंह था, ये अजीत सिंह कौन था, तो अजीत सिंह जो है वो मारवाड़ का क्या था, मारवाड़ का क्या था, सूबेदार था। ठीक है, लेकिन मारवाड़ का सूबेदार था, मारवाड़ का था लेकिन गुजरात का सूबेदार था। ठीक है, गुजरात लिखना यहाँ पे, गुजरात का सूबेदार था। और इसका मुगल जो दरबार है, उस मुगल दरबार में काफ़ी अच्छा क्या था, प्रभाव था। लेकिन इसकी क्या होती है, सैयद बंधु जो थे उन सैयद बंधुओं के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी। लेकिन इसका जल्दी ही क्या होता है, प्रभाव समाप्त हो जाता है। सैयद बंधुओं के निधन के बाद इसका भी क्या होता है, जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, बाद में इन मराठाओं के आक्रमण को, क्योंकि मराठाओं के आक्रमण लगातार राजस्थान में हो रहे थे, तो इन मराठाओं के आक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने एक संघ बनाने का क्या किया, निर्णय किया कि ऐसा कोई संघ बनाया जाए जो मराठाओं को रोक सके। राजस्थान के जो सभी शासक हैं, राजस्थान के जो सभी राजा हैं, वो उस संघ के नीचे आ सकें। ठीक है, लेकिन होता ऐसा, प्रयास ऐसे किए जाते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 1734 में हुर्डा सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया। अब आपको यह बात याद रखनी है कि हुर्डा सम्मेलन था क्या और क्यों था। ये इसलिए था क्योंकि जो मराठे हैं
मराठों को संयुक्त रूप से राजस्थान के जो राजा हैं वो एक संघ के नीचे आकर, यानी कि उसमें कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, आमेर, मारवाड़, यानी कि सभी राजपूत जो राजा हैं वो एक जो छत्र है उस छत्र के नीचे आके इनको क्या कर सकें, मराठों का क्या कर सकें, सामना कर सकें। इसलिए इस हुड्डा संघ की स्थापना करने का क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। यह आपको याद रखना है। लेकिन होता क्या है, इसकी जो अध्यक्षता है, इसके अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो महाराणा जगत सिंह को रखा गया था। किसको रखा गया था, जगत सिंह को रखा गया था। लेकिन जो कौन नहीं चाहता था ऐसा हो, जयसिंह नहीं चाहता था। जयसिंह चाहता था कि ये सारी चीजें मेरे नेतृत्व में हो। तो अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो जाती है, आनाकानी हो जाती है। शुरू में जगत सिंह के नाम को लेकर प्रस्ताव में स्वीकृति बनी थी, लेकिन जयसिंह की उदासीनता के कारण, किसकी उदासीनता के कारण, जयसिंह की उदासीनता के कारण ये जो हुड्डा सम्मेलन है, ये हुड्डा सम्मेलन अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाता और इसको क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। इसलिए आपको ये सारी बातें जो लिखी हैं वो सारी बातें आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए अब देखिए, उधर मराठे तो चाहते यही थे कि इनके बीच की जो लड़ाइयाँ हैं उनका कैसे हमें क्या फायदा उठाना है, क्योंकि जब दो के मध्य में लड़ाई होती है तो निश्चित ही इससे क्या है, तीसरे को फायदा मिलता है। ठीक है, निश्चित ही क्या मिलता है, तीसरे को फायदा मिलता है। अब इसका फायदा उठाया कैसे जाता है वो चीज देखिए। देखो आगे देखते हैं कि होता क्या है। जो पेशवा है वो स्थिति का क्या उठाना चाहता था, फायदा उठाना चाहता था। और उसने क्या किया, अपनी जो माता है, माता का नाम क्या था, माता का नाम था राधाबाई। पेशवा ने अपनी माता का नाम क्या था, राधाबाई। अपनी जो माता है राधाबाई, इसको कहाँ भेजा, गलताजी भेजा। कहा कि आप गलताजी जाइए, दर्शन करके आइए। जब इनकी माता जयपुर आती हैं तो यहाँ के जो शासक थे जय सिंह, इन्होंने क्या किया, इनका बहुत भव्य स्वागत किया। तो इसी स्वागत से अभिभूत होकर उनकी माता ने बताया कि उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। तो अगले ही साल जो पेशवा है 1736 में वो भी आ जाता है। क्या किया, गलताजी भेजा। ठीक है, अगले वर्ष 1736 में पेशवा स्वयं आ पहुंचा। ठीक है, पेशवा अगले वर्ष ही जयपुर आ गया और जयपुर आकर उसने किससे मुलाकात की, जयसिंह से मुलाकात की, सवाई जयसिंह से मुलाकात की। और उसकी मुलाकात के पीछे जो उद्देश्य था वो था स्थितियों को समझना कि वास्तव में जो जयपुर की स्थिति है, यहाँ का जो सैनिक प्रबंध है वो किस प्रकार का है। इसके बाद जब उसने पेशवा स्वयं आ पहुंचा और किससे मुलाकात की, जयसिंह से मुलाकात की। जयसिंह से मुलाकात करने के पश्चात इसने किससे मुलाकात की, जगत सिंह से।
जगत सिंह से मुलाकात की। अब जब दोनों शासकों से मुलाकात की, दोनों शासकों की बातों को सुना, इधर जयसिंह की बातों को सुना, उधर जगत सिंह की बातों को सुना, तो इसे बातों से अनुमान लग गया, इसे अंदाजा लग गया कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे प्रवेश कराने के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब आप दोनों की बातें सुन लेते हो तो उनकी बातों से पता चल जाता है कि सामने वाले के जो मन है उस मन में क्या बात चल रही है। अब यहां से ये क्या करता है, राजस्थान में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ लेता है। ठीक है, मार्ग खोज लेता है। कैसे खोज लेता है? उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको अच्छे से समझ जाता है कि उसे जो भय था कि कहीं ये सारे राजा मिलकर पेशवाओं के विरुद्ध क्या ना कर दें, आक्रमण कर दें, लेकिन उसे बाद में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देखिए मराठों का उद्देश्य। यहां पर एक चीज आती है कि चलो आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये तो समझिए। तो इस मराठों का जो उद्देश्य था, मराठों का जो उद्देश्य था वो प्रथम उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? धन को लूटना, धन को लूटना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, जो ज्यादा पैसा देगा उसके साथ युद्ध किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। पैसा दो और साथ लो की नीति इन्होंने अपनाई थी। तो धन को लूटना मराठाओं का क्या था? उद्देश्य था। कई इतिहासकार कहते हैं कि जैसे महमूद गजनवी ने महाराष्ट्र पर आक्रमण किए थे, उसका उद्देश्य भी धन को लूटना था, ऐसा ही उद्देश्य इनका भी था। दूसरा जो उद्देश्य बताया जाता है वो बताया जाता है हिंदू राज्य की स्थापना या हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदू राष्ट्र की स्थापना क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो अधिकतर शासक थे वो क्या थे? हिंदू थे, और जो महाराष्ट्र जो पेशवा वर्ग था वो भी हिंदू था। इसलिए इनकी जो नीति थी हिंदू पदशाही की, उस नीति पर भी ये चल रहे थे। प्रारंभ में इन्होंने यहाँ के जो शासक थे उनके साथ बातचीत की, उनके साथ वार्तालाप किया, लेकिन जब उन्हें वार्तालाप के माध्यम से ये उम्मीद नहीं जागी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो मार्ग अपनाया वो मार्ग किसका अपनाया? वो मार्ग इन्होंने युद्ध का अपनाया। ठीक है, आप देखिए जब यहां का जो शासक है, मैंने सबसे पहले आपको बताया जो मराठा का जो सूबेदार था, सॉरी मराठा का नहीं, मालवा का जो सूबेदार था, कौन था? सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। तो मालवा का जो उस समय सूबेदार था, जब उसको परास्त कर दिया जाता है जयसिंह को, तो उसने क्या दिया? बदले में 6 लाख रुपए और 24 परगने दिए, और उसके बाद वो क्या करते हैं? वापस लौट जाते हैं। तो इससे इस बात का पता चलता है कि उनका उद्देश्य जो था वो प्राथमिक में क्या था? धन की लूट करना था। किसकी लूट करना था? धन की लूट करना था। और इन्होंने बार बार मालवा पर क्या किए? आक्रमण किए। क्या किए? आक्रमण किए। ठीक है, लेकिन उस समय जब इसके आक्रमण अधिक हो जाते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1724 की। 1724 में जो दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा था वो था मोहम्मद शाह। इसने मोहम्मद शाह को पत्र लिखे। क्या पत्र लिखे? कि आपको इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए, आपको मराठों के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। लेकिन 1724 की जो स्थिति थी, जिस समय दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठा था? मोहम्मद शाह बैठा था। तो मोहम्मद शाह की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सैनिक कार्रवाई मराठों के विरुद्ध कर सके, क्योंकि वो मालूम था, मराठों की शक्ति से भी मालूम था, उसे ये भी मालूम था कि औरंगजेब बहुत लंबे समय तक मराठों के साथ संघर्ष में फंसा रहा, उसे किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लाभ जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए मोहम्मद शाह के द्वारा इस संदर्भ में क्या दिखाई गई? उदासीनता दिखाई गई, क्योंकि दिल्ली का जो दरबार था, दिल्ली के जो शासक थे वो नामात्र के थे, ना उनके पास ज़्यादा मात्रा में धन था और ना उनके पास ज़्यादा मात्रा में सेना थी। इसलिए वो किसी भी प्रकार की मदद जो है वो नहीं कर सकता था। तो मोहम्मद शाह की उदासीनता, यानी कि दिल्ली दरबार की उदासीनता ने भी मराठों को एक प्रकार से इनका जो मनोबल है वो ऊंचा किया। ठीक है,
चलिए, अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि जो मराठे हैं, मराठों ने 1726 के आसपास जो राजस्थान की सीमाओं के जो तटीय जो भाग हैं इनको लूटना शुरू कर दिया था। और कोटा के नरेश जो दुर्जन सिंह थे, इन्होंने बार बार जयसिंह को और अन्य राजाओं को चेताया था कि जल्द ही मराठे राजस्थान में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो 1726 के आसपास इन्होंने राजस्थान के तटीय भागों को लूटना शुरू किया। क्या किया? लूटना शुरू किया। ठीक है, अब आप लोग इसको फटाक से उतारिए और हम इससे आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि धीरे धीरे जो ये लोग हैं लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। और 1733 में पिलाजी यादव ने कोटा में प्रवेश किया। कब किया? 1733 में। ठीक है, 1733 में किसने? पिलाजी यादव। क्या नाम है? पिलाजी यादव। इन पिलाजी यादव ने क्या किया? कोटा में प्रवेश। और प्रवेश किस लिए किया? लूटपाट करने के लिए, लूट मार। ठीक है, लूटो और मारो, लूट मार। तो 1733 में पिलाजी यादव ने कोटा में प्रवेश किया और कोटा में प्रवेश करके क्या की? लूट मार की। कब की? 1733 में की। ठीक है, 1733 में कोटा में लूट मार की। कब की? किसके नेतृत्व में हुई थी? पिलाजी यादव के नेतृत्व में हुई थी। अब इस लूटमार के बाद होता क्या है, यहां की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार 1733 में पिलाजी यादव ने काफी लूटमार की। पिलाजी यादव की जो लूटमार से इनको काफी जो पैसा है वो पैसा प्राप्त होता है। इसके बाद बूंदी के अंदर, किसके अंदर? बूंदी के अंदर उत्तराधिकार क्या शुरू हो जाता है? उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जब उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है बूंदी के अंदर, तो दो लोगों की लड़ाई में मराठों को बहुत फायदा होता है और इसमें ये क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार इनको दो जगह ऐसी मिल गई जहां पर ये आक्रमण कर सकते थे। एक जगह थी कोटा और एक जगह थी बूंदी। तो कोटा बूंदी में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है, प्रवेश करने का बहाना। ठीक है, बहाना बोल दीजिए। कहते हैं ना कि किसी चीज को लूटने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो बहाना मिल जाता है। अब जब इनको बहाना मिल जाता है तो युद्ध के जिसका पक्ष लेते उससे पैसा लेते, वे पैसा दे तभी हम तेरी तरफ से युद्ध करेंगे। उससे पैसा लेते, पैसा लेने के बाद उसकी ओर से युद्ध करते तो क्या मिलती? रकम मिलती, बार बार मिलती। तो इन्होंने इसको क्या मान लिया? एक आय का स्रोत मान लिया। और ये लोग सोचने लगे कि जब भी हमें पैसे की आवश्यकता होगी हम राजस्थान के ऊपर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। तो इन्होंने राजस्थान को एक दुधारू गाय समझ लिया। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं जैसे दुधारू गाय होती है ना,
आप उससे क्या लेते हो, दूध लेते हो, जब आपको दूध की आवश्यकता होती है सुबह शाम। तो ऐसे ही मराठों ने भी राजस्थान को क्या समझ लिया, दुधारू गाय समझ लिया कि जब भी पैसे की आवश्यकता होगी धाबा बोल दो। कोटा, बूंदी और आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र थे उससे क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इससे इन्हें बड़ी मात्रा में क्या मिलने लगे, पैसे मिलने लगे। और इनकी एक चीज और हो जाती है, वो क्या हो जाती है, राजस्थान के आंतरिक मामलों में, राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जब आप किसी को मौका दे देते हो तो वो फिर उस मौके को बना लेता है। तो इसी आंतरिक संघर्ष में मराठों के लिए ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो राजस्थान के जो आंतरिक मामले होते हैं उन आंतरिक मामलों में दखल देना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब इनको एक बात पता थी, क्या पता थी, कि जो मुगलों का जो प्रभाव है, जो राजस्थान में पहले अकबर, हुमायूं, बाबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय जो प्रभाव बना हुआ था, वो प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मराठों ने मुगलों के राजस्थान से प्रभाव खत्म होने का क्या उठाया, फायदा उठाया, खत्म होने का फायदा उठाया। क्या उठाया, इनका जो प्रभाव है वो खत्म हो गया था, उस प्रभाव का फायदा उठाया कि उनको ना तो मुगल दरबार से सहायता मिलती थी, ना मुगल दरबार से मनसब मिलता था, ना मुगल दरबार में पद मिलता था। तो वो लोग क्या करने लगे, आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। क्योंकि पहले क्या होता था, 2-3 भाई होते थे, उनमें से 1-2 भाई तो मुगल दरबार में चले जाते थे, एक बस्ता वो सत्ता चलाता रहता था यहाँ लोकल में। लेकिन अब तो सबके सब घर होते और वो क्या करते, युद्ध करते। तो उस युद्ध में मराठों को आमंत्रण दिया जाता था, क्योंकि मुगलों की तो बस की रही नहीं, मुगलों के पास ना इतना पैसा रहा, ना इतनी शक्ति रही कि वो 2 लोगों के झगड़े को शांत करा सके। इसलिए मराठे पैसे ले लेकर आंतरिक मामले जो होते थे उन आंतरिक मामलों में क्या करते थे, दखल अंदाजी करते थे। इसलिए मराठों ने मुगलों के राजस्थान में प्रभाव खत्म हो जाने का फायदा उठाया और अपना प्रभाव जमाने का मन बनाया। ठीक है, क्या बनाया, मन बनाया। तो ये बात आपको याद रखनी है, जल्दी से इसको उतारो। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि होता क्या है। चलिए, देखिए अब होता क्या है,
मुगलों की जो स्थिति थी वो मुगलों की स्थिति काफी ज्यादा क्या हो चुकी थी, कमजोर होती चुकी थी। उसका आकलन कब हुआ था? नादिर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में होता है। नादिर शाह के आक्रमण ने, नादिर शाह के आक्रमण ने कब? 1739 में। मुगलों की कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया, सबके सामने लाकर रख दिया। ठीक है, सबके सामने लाकर रख दिया, क्योंकि मुगल जो थे उनकी स्थिति अब इस प्रकार से नहीं थी कि वो किसी और लोगों के आंतरिक मामलों में क्या कर सकें, हस्तक्षेप कर सकें। इसके अलावा मुगल ये चाहते थे, वो मराठे ये चाहते थे कि जो सवाई जयसिंह है ये हमारा मुगलों के साथ कुछ अनुबंधों पर समझौता करवा दे। सवाई जयसिंह ने इस बात का प्रॉमिस भी किया था कि हम तुम्हारा मुगलों के साथ समझौता करवा देंगे, लेकिन बाद में यानी कि 1741 में वो अपनी इस वचन को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो सवाई जयसिंह मुगलों के साथ मराठाओं का समझौता नहीं करा पाया। तो इसलिए ये भी उनको एक कारण मिल जाता है आक्रमण कराने का। ये भी क्या मिल जाता है? एक कारण मिल जाता है आक्रमण कराने का। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।